Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like a note. एजुकेशन इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है और ये बात सच भी है। आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा। आज मैं जिस लड़की के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका बचपन बहुत परेशानियों भरा गुजरा, लेकिन एजुकेशन की वजह से उसने आवाज उठाई और समाज के विरुद्ध, समाज की उन बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आपने इस लड़की की कहानी कई किताबों में पढ़ी होगी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एनआईओएस और अलग अलग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोली की। तो आज मैं सरताज सर एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ भोली चैप्टर, जो एनआईओएस की बुक 12th क्लास में इंग्लिश की बुक का चैप्टर है। आज मैं आपको भोली के जीवन के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से एजुकेशन इंसान की मदद कर सकती है अपनी अलग एक पहचान बनाने में। भोली का असली नाम सुलेखा है। वह रामलाल की बेटी है। वह गांव के नंबरदार यानी सरकारी आदमी है। भोली माता पिता की चौथे नंबर की संतान है। बचपन से ही भोली को लोग सीधी सादी, बहुत सादगी वाली लड़की बुलाते थे। जब वह 10 महीने की थी तो चारपाई से सर के बल गिर गई थी। शायद इसी वजह से उसके दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा। वह एक पिछड़ी हुई बालिका बन गई, यानी कि एक मंदबुद्धि। लेकिन जन्म के समय वो बहुत सुंदर थी, गोरे रंग की थी। जब वो 2 साल की थी तो उसके चेचक निकल आए। सिवाय उसकी आंखों के सारा शरीर चेचक से भर गया, जो काले रंग के थे। 5 साल की हो जाने पर वह बोल नहीं पाती थी। जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी। बाकी के सभी बच्चे उसकी नकल उतारते थे, उसका मजाक बनाते थे और उस पर हंसने लगते थे। इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। उसके 3 भाई भी थे। रामलाल एक नंबरदार यानी एक सरकारी आदमी था, इसलिए उसके पास पैसे की और खाने पीने की कमी नहीं थी। उसने तीनों लड़कों को शहर में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। बाद में वो लड़के कॉलेज भी गए। सबसे बड़ी बेटी राधा की शादी हो गई थी। दूसरी बेटी मंगला थी, उसकी भी शादी तय कर दी गई थी। उसकी शादी के बाद रामलाल की तीसरी बेटी चंपा की बारी थी। उसके लिए वर ढूंढना बहुत आसान था क्योंकि वह सुंदर थी। लेकिन रामलाल को तो भोली की चिंता थी। भोली ना तो दिखने में सुंदर थी, ना होशियार थी। जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई। गांव की लड़कियों के लिए एक बार गांव में प्राथमिक स्कूल खोला गया और स्कूल के उद्घाटन के लिए गांव में तहसीलदार आते हैं। रामलाल गांव में नंबरदार थे, यानी एक सरकारी पद पर थे। गांव की डेवलपमेंट हुई, सरकारी स्कूलों की भी डेवलपमेंट हुई। एक दिन गांव में तहसीलदार आते हैं और वो लड़कियों के एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। कहते हैं गांव वालों से लड़कियों को स्कूल भेजो। लेकिन सबसे पहले वो रामलाल से कहते हैं कि तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि तुम एक सरकारी पद पर हो, गाँव वाले तुम्हें जानते हैं, तो गाँव वालों की हिम्मत बढ़ेगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। रामलाल अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, लेकिन पत्नी साफ मना कर देती है। वो किसी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहती, लेकिन वो भोली को स्कूल भेजने पर राजी हो जाते हैं। इसके पीछे एक वजह है। असल में वो भोली से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है भोली घर में रहती है, अगर स्कूल जाएगी तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अध्यापकों पर इसका बोझ पड़ेगा और उनसे थोड़ी देर के लिए ही सही भोली से पीछा या छुटकारा, उनसे पीछा छूट जाएगा। इसलिए वो भोली को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाते हैं और भोली स्कूल जाती है। अगले दिन रामलाल ने स्कूल जाने के लिए भोली का हाथ पकड़ा, लेकिन भोली डर गई। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी और डर के मारे चिल्लाने लगी। भोली को याद आया कि किस तरह से उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर के बाहर बांध दिया गया था और कहीं गाय की तरह उसे भी घर से ना निकाल दिया जाए। रामलाल भोली के व्यवहार पर हैरान था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उस दिन उसे अच्छे कपड़े पहना दे। यदि वो पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाएगी तो बाकी की लड़कियां उसका मजाक उड़ाएंगी। भोली को नए कपड़े मिले और आमतौर पर उसको उसकी बहन के पुराने कपड़े दिए जाते थे और कोई भी उसके कपड़े धोने को या फिर सिलने की सुध बुध नहीं रखता था। लेकिन आज भोली की किस्मत शायद जाग गई थी। उसे अच्छे कपड़े मिले, बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई। भोली को लगा स्कूल तो अच्छी जगह होगी क्योंकि उसकी इतनी खातिर जो हो रही है, वो भी पहली बार। वह अपने पिता के साथ स्कूल जाती है। बच्चे पहले से ही अपनी अपनी क्लासेस में बैठे थे और क्लास टीचर भी मौजूद थी। रामलाल ने अपनी बेटी को क्लास टीचर को सौंप दिया। जब वो अकेली रह गई तो अपने आसपास को माहौल को डरते हुए देखने लगी। वहां पर बहुत सारे कमरे थे। हर कमरे में लड़कियां थीं, टाट चटाई पर बैठी हुई थी। वो या तो पढ़ रही थीं या फिर अध्यापिका के सामने पहाड़े गुनगुना रही थी। भोली को स्कूल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी वो इतनी सारी लड़कियों को देखकर थोड़ा खुश थी क्योंकि जितनी भी लड़कियां थीं वो तकरीबन उसी की उम्र की थीं। टीचर बाकी लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली का ध्यान कहीं और था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दीवार पर टंगी तस्वीरें देख रही थी जिसमें घोड़ा, बकरी, तोता, आम और आम के बगीचे, गाय, ये सारी चीजें थी। अचानक भोली ने देखा कि क्लास टीचर उसके ही पास खड़ी है और मुस्कुरा रही है। उसने भोली का नाम पूछा।
भोली ने अपना नाम बताने की कोशिश की और हकलाने लगी। फिर वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो लाचार थी, सिर झुकाए हुए एक कोने में बैठ गई। बाकी लड़कियों को देखकर उसको शर्म आ रही थी और लड़कियां उस पर हंस रही थी। स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां क्लास से चली गईं, लेकिन भोली सिर झुकाए कोने में बैठी रही। इतने में क्लास टीचर ने पुकारा, भोली। टीचर की आवाज सुनकर भोली दंग रह गई, क्योंकि टीचर की आवाज बहुत सुखद और विनम्र थी। शायद पहली बार भोली से किसी ने इतने प्यार से बात की। टीचर ने बड़े ही फ्रेंडली अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में भोली को पास आने के लिए कहा और खड़े हो जाने के लिए कहा। वो खड़ी हो गई और पास आई। फिर टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा। भोली का सारा शरीर पसीने से भीग गया। उसको लगा कि अब वो हकलाएगी और टीचर उस पर हंसने लगेगी, लेकिन टीचर ने उसको कोशिश करने के लिए कहा। अब भोली को लगा शायद वो उस पर नहीं हंसेगी। फिर उसने कोशिश की और अंत में उसने अपना नाम बता दिया और उसे बड़ी राहत महसूस हुई। टीचर ने उसकी तारीफ की। फिर उसने भोली को प्यार से सहलाया और कहा कि तुम डरो मत। टीचर ने उसे एक किताब दी और पढ़ने के लिए कहा और कहा कि अगर वो पढ़ेगी तो लोग उसकी इज्जत करेंगे और लोग उसके हकलाने पर मजाक नहीं उड़ाएंगे, और अगर वो इस किताब को पढ़ लेगी तो टीचर और उसे इससे भी अच्छी किताब देगी। अब भोली रोज स्कूल जाती थी। उसका हौसला बढ़ चुका था। एक रात रामलाल अपनी पत्नी से अपनी बेटी भोली के बारे में बात करता है और बताता है अपनी पत्नी को कि भोली के लिए गांव के एक आदमी का रिश्ता आया है। उस आदमी का नाम है विशंबर। विशंबर अधेड़ उम्र का, अधेड़ क्या कहें, बल्कि भोली के बाप की ही उम्र का है। विशंबर की पत्नी थी जो कि मर चुकी है और उसके कुछ बच्चे हैं और वो अमीर है। उसकी दुकान है, मकान है, जायदाद है गांव में। तो रामलाल सोचता है कि अपनी बेटी भोली की शादी विशंबर के साथ कर दी जाए, क्योंकि भोली के चेहरे पर दाग थे, वो थोड़ी बदसूरत थी। वो किसी भी तरीके से उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो एक अच्छा रिश्ता आ रहा था, उन्हें लग रहा था। इसीलिए रामलाल अपनी पत्नी के कहने पर वह भोली का रिश्ता तय कर देता है विशंबर के साथ और विशंबर की शादी का दिन भोली के साथ तय कर दिया जाता है। बारात पहुंच गई और विशंबर पवित्र अग्नि के पास बैठ गया। पंडित जी ने कहा, दुल्हन को लेकर आओ। भोली लाल रंग की रेशमी साड़ी में वहां आई। वह वहां पर आई जब वह विशंबर के गले में माला डालने ही वाली थी तो एक औरत ने उसका घूंघट उठा दिया और उसके काले चेचक के दाग देखकर सब दंग रह गए। विशंबर ने दांव खेला और बोला, 5,000 रुपए दो, तभी शादी करूंगा, वरना बारात वापस ले जाऊंगा। रामलाल ने अपनी पगड़ी दूल्हे के पैरों में रख दी और अपनी इज्जत का हवाला देने लगा, लेकिन दूल्हा कहाँ मानने वाला था। वो बोला, पैसा नहीं तो शादी नहीं। रामलाल अंदर गया, तिजोरी खोली और पैसे गिनने लगा। वो एक पोटली में पैसे लेकर बाहर आया और पोटली दूल्हे के पैरों में रख दी। विशंबर का गेम चल चुका था और उसका दांव चल चुका था, लेकिन जैसे ही उसने जयमाला उठाई और भोली के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा तो भोली ने सीधी नजरों से रामलाल को देखा और नजरों से नजरें मिलाई और जबरदस्त फुर्ती से उसके हाथों से माला छीनकर अग्नि कुंड में डाल दी। हर कोई हक्का बक्का रह गया। इस बार भोली बिल्कुल साफ आवाज में बिना हकलाए बोली कि वो इस कमीने, लालची और क्रूर व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। हर किसी ने भोली को बेशर्म कहा, लेकिन भोली ने परवाह नहीं की। वो कहने लगी, मैं गूंगी गाय नहीं हूं जहां की जाऊं या जिसे जहां भी बांध दिया जाए। माता पिता की इज्जत की खातिर मैं किसी दहेज की लोभी से शादी नहीं करूंगी। पिता ने पूछा कि बेटी हम तुम्हारा क्या करें? तो बेटी ने उत्तर दिया, भोली ने उत्तर दिया, मैं काम करूंगी, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी और बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी। बारात बिना दुल्हन वापस लौट गई और उस वक्त टीचर का सर फक्र से ऊंचा हो चुका था।